हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे दोस्त, चलो इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा इसे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपका जो एमसीक्यू वाला प्रश्न है, जी हाँ मैं जो एमसीक्यू वाला 20 प्रश्न है जो शुरू में आता है वो तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग इधर जो मानचित्र वाला प्रश्न है, आप लोग जानते हो कि आपका 10 मार्क का मानचित्र संबंधित प्रश्न भी आता है बोर्ड एग्जाम में, तो उसे भी हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। इस पेपर से डायरेक्टली क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन सहित देखना आप लोग के बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तो आप अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे डालूँ आपको उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोई यहाँ पे भाई हम लोग का खंड अ के अंतर्गत 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उन 20 ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जिनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होता है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, और बाकी बोलूँगा। देखो ये मतलब इस पेपर का पीडीएफ तो मैं नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। इसका फोटो पूरा का पूरा मैं दे दूँगा आपको। जो हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप है ना, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो एक तरह से वो व्हाट्सअप चैनल है, ग्रुप मत समझिए, व्हाट्सअप चैनल है, उस पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो मेरा नंबर है आप उस पर मैसेज करोगे तो भी लिंक मिल जाएगा और ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें मैं पूरा पूरा इसका फोटो डाल दूंगा। पीडीएफ डालने का अभी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर पीडीएफ डालने का ऑप्शन आता है तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे करते हैं। देखो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो। यह क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कह रहा है कि निम्न नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया। तो दो चीज़ें याद रखना, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। ये दो मतलब ये जो संस्थाएं थी, गुप्त संगठन था, इसको बनाया था जियुसेप्पे मैत्सिनी ने, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों याद रखिएगा। दोनों संगठन की स्थापना जियुसेप्पे मैत्सिनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलो अब हम लोग इस बगल आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको थोड़ा सा मैं फोल्ड कर लेता हूं और अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है, सेकंड नंबर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। देखो जर्मनी के एकीकरण के बाद 1971 में प्रथम जो जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया वो कौन था, यहाँ हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कैसर विलियम प्रथम या विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम या ऑटो वन बिस्मार्क। तो सही ऑप्शन होगा इसका कि विलियम प्रथम। कैसर विलियम प्रथम इसका पूरा नाम था। हर जगह आपको विलियम प्रथम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन पूरा नाम कैसर विलियम प्रथम है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1789 में फ्रांस का शासन था। ओके, मतलब किस प्रकार का शासन था 1789 में फ्रांस में। तो भाई 1789 में फ्रांस में क्या था कि मतलब कुछ सीमित राजतंत्र था वहाँ पे। सीमित राजतंत्र कहने का मतलब कि ये मान लो आपका फ्रांस का पूरा एरिया है, तो इस पूरे एरिया में कुछ एरिया पे कोई राजा, कुछ एरिया पे कोई राजा, कुछ एरिया पे कोई राजा, ठीक है। मतलब कुछ राजा मिलकर पूरे एक तरह से फ्रांस पे राज करते थे। तो वहाँ क्या था, सीमित राजतंत्र था 1789 में, ठीक है। और इसी के विरोध में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई, जिसके फलस्वरूप फ्रांस जो है 1848 में आकर एक गणतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ही चैप्टर के ये सारा का सारा क्वेश्चन है। चलो अगला, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ब्रिटेन में कार्न लॉ समाप्त करने का क्या कारण था। जनसंख्या में वृद्धि, या कृषि उत्पादों में अधिकता, या कार्न आयात पर नियंत्रण, या डी वाला है कि उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ये तो देखो इसका भी सही ऑप्शन ये डी वाला हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया।
अगला फोर्थ के बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है यहाँ पे देख सकते हो, यानी पांचवा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ओके ब्रेटन वुड्स एक संस्था भी है, तो वही ब्रेटन वुड्स उसी नाम से ब्रेटन वुड्स नाम से सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 1944 में। ठीक है, तो देखो ये ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत, सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, ब्रेटन वुड्स नामक जो सम्मेलन हुआ था 1944 में, वो कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था। क्लियर है। चलो अगला हम लोग प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं, एमसीक्यू का। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। ओके, संघ सूची मतलब जिस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा, कृषि, शिक्षा, व्यापार। तो देखो कृषि, शिक्षा और व्यापार, इन तीनों पे केंद्र सरकार या राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं, लेकिन जो प्रतिरक्षा है यानी देश की सुरक्षा से संबंधित जो कानून है उसको बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, न कि किसी राज्य सरकार का। ठीक है, तो संघ सूची का विषय कौन सा है, तो प्रतिरक्षा या रक्षा भी इसको बोल सकते हो, रक्षा भी आपको लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न था। 7वां प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ओके, कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, प्रश्न पूछने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोगों का पूछ दिया जाए कि भारत में मतलब किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा हैं, तो आप कहो कि भाई हिंदू हैं, तो उसी प्रकार यहाँ भी पूछा जा रहा है बहुसंख्यक वर्ग है कौन सा वर्ग है। तो देखो तमिल नहीं है, ईसाई भी नहीं, मुस्लिम भी नहीं, सिंघली, लगभग 74% की आबादी में सिंघली लोग हैं। ठीक है, और मतलब तमिलों की भी संख्या अधिक है, लगभग शायद 17-18% के आसपास तमिल लोग हैं, लेकिन सबसे अधिक सिंघली लोग हैं, लगभग 74%। ठीक, चलो यहाँ हम लोग 7वें के बाद 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, काफ़ी मज़ेदार ये भी प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। भारत, बेल्जियम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भाई श्रीलंका में। ठीक, चलो ये तो आपने बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका मॉडल पढ़ा ही होगा। ठीक है, चैप्टर जो मतलब है इसी दो, मतलब इन्हीं दो एक चैप्टर में दोनों देशों पे फोकस किया गया है। चलो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी का क्या विचार था भाई साहब, कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, या धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। महात्मा गांधी ने उनकी एक आत्मकथा मतलब अपनी आत्मकथा नाम मतलब में उन्होंने कहा था, एक पुस्तक, उसमें उन्होंने मतलब लिखा हुआ है साफ साफ कि धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब आप सोचोगे कि मतलब क्या गांधी जी ने भी मतलब धर्म को लेकर राजनीति करते थे, तो ऐसा नहीं है। मतलब आजकल आप जो देखते हो धर्म के नाम पे राजनीति हो रही, उसकी बात यहाँ पे नहीं की जा रही है। धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। ये गांधी जी के कथनों में मतलब गांधी जी के बातों में ये मतलब कहने का मतलब था। ठीक है, कि जैसे मतलब जो राजनीति है ना, केवल एक धर्म को लेकर नहीं बल्कि सभी धर्मों को लेकर मतलब साथ चलनी चाहिए राजनीति में। ठीक है, ये कहने का एक तरह से एक्चुअल मतलब था। इसके बारे में आप मतलब पूरे मतलब अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता था, ये महात्मा गांधी का एक तरह से विचार था। सिंपल, ये आप लोग याद रखिए और कुछ नहीं। चलो यहाँ अगला क्वेश्चन भाई, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। पारदर्शी शासन, बिल्कुल पारदर्शी शासन है। वैध शासन, बिल्कुल। उत्तरदायी शासन, बिल्कुल। तो ये इनमें से सभी, ये देखो डी वाला ऑप्शन सही है। तो 10वें का आप जो डी वाला ऑप्शन होगा उसको आप रंगोगे वही मार्कशीट में। ठीक, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही है और ये चौथा बोले कि इनमें से सभी, मतलब ये सभी सही है, तो बिल्कुल ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो भाई ये हम लोग का 10वां प्रश्न हो गया। उसके बाद 10वें के बाद 11 नंबर प्रश्न देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सीढ़ीदार खेती की जाती है। ओके, किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार यानी वही सोपानी एक तरह से। हरियाणा, पंजाब या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश के मैदान। सही ऑप्शन है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में ना एक्चुअली जो भूमि है काफ़ी मतलब ढलान टाइप की है, क्योंकि सारा का सारा पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। चलो यहाँ 11 के बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रवि
फसल है। ओके, हमें रबी की फसल बताना है। चावल, मोटे अनाज, कपास, चना। भाई चना जो जाड़ों में बोया जाता है, सब लोग जानते हो, ये हम लोग की रबी की फसल है। चना हो गया या गेहूं हो गया, ठीक है, ये रबी की फसल होती है। अगला 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि मोनेजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ओके, मोनेजाइट रेत में हमें कौन सा खनिज पाया जाता है ये बताना है। सीधे सीधे आप लोग याद रखिएगा, थोरियम, ठीक है, मोनेजाइट रेत में थोरियम नामक खनिज पाया जाता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक। चलो भाई साहब, अगला इसके बाद 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ओके, चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। प्लास्टिक, मोटर गाड़ी, एल्यूमिनियम, नहीं, सीमेंट। सही ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट, ठीक है। दोनों के दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों का आप लोग मतलब बिल्कुल क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। सही ऑप्शन है श्रीलंका। जी हाँ मेरे दोस्त, श्रीलंका की इसमें से मतलब इन ऑप्शन में से बेहतर स्थिति है मानव विकास लिहाज की दृष्टि से, ठीक है, या मानव विकास सूचकांक भी जिसको कहा जाता है। अगला चलो 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। ओके, हमें धात्विक खनिज के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा धात्विक खनिज है, मतलब जिसमें धातु पाया जाता है। अब्रक, कोयला, लौह अयस्क या चूना पत्थर। ये हम लोग के चार्टे ऑप्शन है। बाकी आप देखो वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो लौह अयस्क इसमें से मतलब जो सही आंसर होगा वो होगा लौह अयस्क, क्योंकि लौह अयस्क ही एक धात्विक खनिज है, ठीक है। चलो भाई साहब, अगला 16 के बाद हम लोग 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ नीचे यह क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन, ठीक है, डॉट में सम्मिलित है। किसमें? प्रारंभिक क्षेत्रक, जिसको प्राथमिक क्षेत्रक भी कहा जा सकता है, या द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, या सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रक। तो सही ऑप्शन ये आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, प्रारंभिक क्षेत्रक, ठीक है। एक वस्तु का जो अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया जो द्वारा उत्पादन होता है वह प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। चलो, ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं इनके बारे में मैं डिटेल में आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक। चलो यहाँ पे 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। इधर इस साइड में आ जाता हूँ, थोड़ा इसको फोल्ड भी कर लेता हूँ, ठीक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगला 18 नंबर। यह प्रश्न क्या है कि एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से। ओके, एंथ्रासाइट का संबंध हमें बताना है कि किस खनिज से। लौह अयस्क से है, बॉक्साइट से है, या फिर कोयला से है, या फिर सोना से है, ठीक है। ये हम लोग की प्रश्न संख्या 18 है। तो सीधे सीधे एंथ्रासाइट का संबंध कोयला से है, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। प्रश्न संख्या 19 आप स्क्रीन पे देख सकते हो। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ओके, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका चैप्टर है मुद्रा एवं शाख एकरकर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, उसी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई। तो देखो, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना ऐसे आप मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑप्शन मतलब आप वहाँ पे आपको हर जगह 1883 दिखाएगा, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो शुरुआत लगभग 1970 से ही हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्थापना भी हम लोग 1970 इस ऑप्शन के थ्रू मानेंगे, क्योंकि यहाँ 1983 कहीं है नहीं, ठीक है। एक तरह से 1983 में क्या हुआ था कि मतलब एक तरह से पूरा मतलब ये केंद्रीकृत बैंक, एक तरह से ऑथराइज बैंक हो गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक तरह से 1970 इसका ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक। मुद्रा एवं शाख वाला आप चैप्टर देखना, उसमें इसके बारे में डिटेल में आपका बताया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद 19 के बाद 20 नंबर आप प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यह प्रश्न क्या है आप लोग देख सकते हो कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। ओके, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का जो विभाजन है वो किस आधार पे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे या वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, तो रोजगार की शर्तों पे या फिर उद्यमों का स्वामित्व, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उद्यमों का स्वामित्व, आर्थिक गति नहीं, ये नहीं होगा, ठीक। ये आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि उद्यमों के स्वामित्व, ठीक है। चलो भाई साहब, तो ये प्रश्न संख्या 20 का बी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, देखो इसके बाद आपका सोशल साइंस में 20 MCQ आएगा, OMR बेस, यानी इसका OMR पे आपको आंसर देना होगा। उसके बाद क्या होगा
कि उसके बाद आपका खंड ब आएगा, ठीक है। और खंड ब में आप लोग के यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट रहेगा और वर्णात्मक प्रश्न सेकंड रहेगा, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट में आप लोग के जो भी प्रश्न होंगे उनका आंसर आपको 80 शब्दों में लिखना होगा। मतलब प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे कितने अंकों का, 4-4 अंक का रहेगा। तो यहाँ पे कितने प्रश्न आएंगे, कुल 8 प्रश्न आएंगे। देखो एक ये प्रश्न हो गया और अथवा कर एक ये प्रश्न हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। दूसरे प्रश्न में भी देखो ये प्रश्न हो गया और बीच में अथवा है, 2 प्रश्नों में से एक करना है। तो इसी प्रकार कर आपके कितने 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न में अथवा रहेगा, यानी 8 प्रश्न होंगे। 8 में से किन्हीं 4 का उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न का 4 मार्क, यानी यहाँ से आपको 16 मार्क आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो आपका 20 MCQ हो गया और ये आपका 16 मार्क हो गया, क्लियर। और उसके बाद देखो यहाँ पे इसी में मतलब खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न जो सेकेंड रहेगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और उनका आपको आंसर 150 शब्दों में देना होगा। और इसमें भी देखो जैसे ये 5वां है तो इसमें देखो एक अथवा कर भी एक प्रश्न है, 6वां है तो इसमें भी अथवा कर प्रश्न है। तो यहाँ भी आपके कुल 8 प्रश्न रहेंगे, लेकिन उनमें से किन्हीं 4 का ही उत्तर देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 6-6 मार्क का, तो 6 का 24 नंबर ये। तो आपका ये 24 नंबर हो गया। तो कितना हो गया, देखो 6-4 10 का 0 और 2-2 4 1 5, एक हासिल लगा 6 और 10 नंबर का आपका मानचित्र संबंधित प्रश्न 70 मार्क और 30 मार्क का आपका स्कूल लेवल पे प्रैक्टिकल, यानी आपका पूरा का पूरा 100 मार्क का पेपर होगा सोशल साइंस का, ठीक है। तो चलो इन प्रश्नों को, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाले ये जो है ना, इनको मैं छोड़ता हूँ, इनको मैं कभी बाद में कराऊंगा। यह हमारी जो एप्लीकेशन है UPMSP स्टडी, इसको डाउनलोड कर लेना। इस पर पूरा का पूरा मैं सॉल्व कर ठीक है आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। जल्द ही मैं मतलब इसका सॉल्यूशन कर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी चलो इधर जो मानचित्र संबंधित प्रश्न है उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न, देखो यहाँ पे दो प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न ए आएगा 9 के अंतर्गत ए, एक 9 का बी। तो 9 का ए में जो 5 प्रश्न होंगे वो आपके हिस्ट्री से यानी इतिहास से संबंधित होंगे, वो आपके हिस्ट्री से संबंधित होंगे। और जो ये बी वाले मतलब होंगे, यहाँ पे जो 5 प्रश्न होंगे ये आपके भूगोल यानी ज्योग्राफी से संबंधित होंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से आप लोग का मतलब यहाँ पे मैप में प्रश्न नहीं आता है, इस बात को याद रखना, केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी से आता है। तो चलो ये हिस्ट्री के प्रश्न हैं 5 थे, इनको कर लेते हैं। बाकी इनको आपको मानचित्र में भी दर्शाना होता है। मानचित्र में आपको मतलब दर्शाने का और सही आंसर लिखने का आपको मतलब आधा मार्क मिलता है, यानी 1 मार्क एक प्रश्न का मिलता है। लेकिन यहाँ हम लोग अभी केवल इसका आंसर मतलब चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको आंसर केवल इसका देख लेते हैं। मानचित्र में कभी मैं मतलब इसको दर्शाना बता दूंगा, ठीक है। चलो पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देख सकते हो कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। देखो यहाँ पे काफ़ी मतलब दर्दनाक एक तरह से ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसका काफ़ी सारे लोग मतलब आंसर कलकत्ता देंगे, काफ़ी सारे लोग इसका आंसर नागपुर देंगे। क्योंकि 1920 में ना मतलब कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। सितंबर 1920 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता अधिवेशन था, और एक ये विशेष मतलब प्रकार का अधिवेशन था जिसका अध्यक्ष शायद लाला लाजपत राय थे, ठीक है। और एक मतलब सितंबर के बाद दिसंबर 1920 में भी एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जो नागपुर में हुआ था। तो ये 2 आंसर होंगे, मतलब अगर यहाँ पे सितंबर न लिखे तो, ठीक है, लेकिन यहाँ सितंबर लिख दिया है तो सही आंसर कलकत्ता होगा, ठीक। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट के बाद सेकंड नंबर पर प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। ओके, तो सीधे ये भाई दांडी में जाकर, ठीक है, अपने साबरमती आश्रम से इन्होंने 24 दिनों की यात्रा की और फाइनली दांडी जाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा, मीन्स नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा। इसके बारे में मतलब आप डिटेल में पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊँगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्योंकि इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, ठीक। चलो कि गांधी जी की दांडी यात्रा पे एक लेख लिखो, ऐसे आता है 4 नंबर में या 6 नंबर में भी आ सकता है प्रश्न, ठीक। चलो तो ये प्रश्न संख्या सेकेंड हो गया। उसके बाद चलो इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या थर्ड देख लेते हैं। ये क्या है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। ओके, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था भाई, सब लोग जानते हो, काफ़ी फेमस है, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है। तो पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, आप लोग याद रखना अमृतसर में, और अमृतसर कहाँ स्थित है, पंजाब में स्थित है, सिंपल इतना याद रखना। अगला 4th नंबर प्रश्न है कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी का
ठीक है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। भाई किसान सत्याग्रह आंदोलन को कहाँ हुआ, तो बिहार के चंपारण में। आप चंपारण याद रखना, बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का पहला मतलब आंदोलन माना जाता है दक्षिण अफ्रीका से भारत जब वो वापस आए तो। ठीक, ये किसानों के लिए आंदोलन हुआ था। नील की खेती आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे नील की खेती के बारे में, तो मतलब इसके लिए काफ़ी मतलब विद्रोह हुआ था चंपारण में। तो उसमें इन्होंने मतलब किसानों का साथ दिया था। किसने, महात्मा गांधी ने। तो वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ, तो चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद ये चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है कि वह जिला जहां चौरी चौरा की घटना घटी। ओके, चौरी चौरी घटना, ठीक है, चौरी चौरा घटना ये कहाँ घटी थी भाई, हमें जिला बताना है, तो गोरखपुर में। गोरखपुर के चौरी चौरा नामक जगह पे पहले मतलब जब ये घटना घटी थी, तो पहले तो ये मतलब नॉर्मल एक कस्बा था, लेकिन अब शायद इसे मतलब एक तहसील बना दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में यह चौरी चौरा नाम से तहसील ही है एक गोरखपुर में स्थित। ठीक है, तो इसी जगह पे ये मतलब चौरी चौरा का घटना घटी थी। ये घटना क्या थी कि इसमें मतलब गुस्साए भारतीय लोगों ने पूरी की पूरी एक अंग्रेज पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें 22 मतलब अंग्रेज पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। ठीक है, तो मतलब इसी घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है, सिंपल। चलो इसके बारे में और मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। ठीक, चलो ये और इसी कारण मतलब शायद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था। अब कहोगे असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया था, तो मतलब उन्होंने देखा कि अब ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है, क्योंकि मतलब असहयोग आंदोलन को लेकर ही मार्च कर रहे थे लोग। तो मतलब उस पर अंग्रेज़ों ने मतलब लाठियाँ उन लोगों पे चलाई, इसी कारण उन्होंने गुस्से में आकर चौकी जला दी। चलो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आप केवल ये याद रखो कि वह जिला जहाँ चौरा या चौरी चौरा की घटना हुई, तो वो तो हुई थी गोरखपुर में, सिंपल। ठीक, चलो तो ये हम लोग का हो गया इसमें पाँचों के पाँचों प्रश्न। अब हम लोग का मैप वाला। ठीक, अब चलो ये हम लोग का बी वाला यानी जो भूगोल वाला है उसको कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है आपको नाम सहित। तो मतलब तो भाई दर्शाना तो हम बाद में आपको बताएंगे, यहाँ केवल आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी सब लोग जानते हैं भाई, लखनऊ। ठीक, नर्मदा नदी पर बना एक बांध। ओके, इस चिन्ह द्वारा हमें मतलब नाम सहित दर्शाना है मैप में। तो भाई चलो दर्शाते नहीं है यहाँ पे, केवल हम देख लेते हैं नर्मदा नदी पर बना एक बांध। तो देखो नर्मदा नदी मतलब एक काफ़ी फेमस नदी है। ठीक है, इस पर हमें बताना है कि मतलब कौन सा बांध बना है। तो देखो इस पर बहुत सारे बांध बने हैं, लेकिन एक सबसे मतलब ज़्यादा फेमस इससे मतलब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप लोग याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध बना है, सरदार सरोवर बांध, जो कहाँ स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है पूछा जाता है, तो गुजरात में। किस नदी पे बना है, तो नर्मदा नदी पे, सिंपल। ठीक, चलो अगला थर्ड नंबर प्रश्न कि दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, इस चिन्ह द्वारा हमें नाम सही दर्शाना है। तो केवल दक्षिण भारत की एक नदी का नाम जान लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे फेमस नदी आप लोग याद रखना, वो कौन सी है, वो है हम लोग की गोदावरी। भाई आपने नाम भी सुना होगा, दक्षिण की गंगा के नाम से इसे जाना जाता है, गोदावरी नदी को। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी, अगर आपसे यहाँ मतलब मैप वाले प्रश्न पूछ दे तो आप वो गोदावरी आंसर देना। ठीक है, अब ये कहाँ बहती है, क्योंकि हमें मानचित्र में भी दर्शाना होता है। तो ये देखो ये मतलब बहती है महाराष्ट्र से होते, हैदराबाद होते आंध्रा में चली जाती है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप कहीं भी मैप में मतलब ऐसे मतलब आप दर्शा सकते हो, तीनों राज्यों में ऐसे कर आप दर्शा दोगे। वो दर्शाना कैसे है मैं बताऊंगा, ट्रिक भी उसका बताऊंगा, आप आसानी से फुल मार्क आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, चलो अगला हम लोग फोर्थ नंबर इसमें प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सही दर्शाना है। तो भाई सबसे जूट का सबसे याद रखना कि सबसे मतलब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। बाकी इसके अलावा बिहार में भी, असम में, उड़ीसा में, मेघालय में भी जूट उत्पादित किया जाता है, लेकिन सबसे जो अधिक उत्पादन किया जाता है उसी को आप लोग याद रखो, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलो अगला हम लोग इसके बाद 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सही। ओके, चिन्ह द्वारा और नाम सही दर्शाना है। तो कोई हम एक यहाँ परमाणु ऊर्जा केंद्र देख लेते हैं, यहाँ हम दर्शाते नहीं हैं। तो हम लोग यूपी में ही स्थित है नरौरा। ठीक है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर जिले में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा एक काफ़ी और फेमस है कलपक्कम, आप याद रखिएगा, कलपक्कम। भाई इधर मैं लिखता हूँ, 1 मिनट।
कलपक्कम कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र। थोड़ा नाम उल्टा है लेकिन काफ़ी यह फेमस है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दो ये चीज़ें आप लोग याद रख सकते हो। डायरेक्ट आपसे कभी कभी पूछ देता है कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र को मतलब इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो भाई जानते रहोगे तभी तो दर्शाओगे कि यह कहाँ स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तो यहाँ कोई भी हमें कह रहा है कि कोई दर्शाओ, तो आप कोई भी नरौरा, कलपक्कम या इसके अलावा कोई और भी जानते हो तो कोई भी आप दर्शा सकते हो मानचित्र में, क्योंकि यहाँ कोई एक परमाणु कह रहा है, कोई स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है। और स्पेसिफिक कौन आता है, तो ये कलपक्कम आता है कि तो नरौरा आता है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी फेमस हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र और कोई चिन्ह दे देगा, इस चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए। तो भाई नरौरा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के मैप में जाकर आप दर्शा दोगे। ठीक है, तो ये रहा आप का मैप संबंधित ये 5 नंबर का प्रश्न और ये 5 नंबर का यानी 10 नंबर का प्रश्न। तो इसे भी हमने कर लिया। आप याद रखना, इन सबको याद करना है, इसी में से देखना आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक, और बाकी वही प्रश्न यहाँ पे होते हैं, ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए वही सेम मैप वाले, इसमें आपको दर्शाना नहीं होता है। तो छोड़ो, ये तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आपको ये करना होता है। ठीक, तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर का पूरा जो MCQ था 20 उसको सॉल्व किया, प्लस 10 नंबर का हम लोगों ने मानचित्र संबंधित प्रश्न को सॉल्व किया। तो सारा का सारा आप क्लियर कर लेना, ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं एक और भी जो मॉडल पेपर था सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, उसे सॉल्व करा दिया है। तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उससे भी देख लेना। और बाकी व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।